Hi guys, what is up? This is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine. आ गए हैं हम वापस एक और वीडियो के साथ, एक और डिस्कशन के साथ, एक और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग कनाडा आने का प्लान कर रहे हो। दोस्तों, इंडिया के अंदर हम एजुकेशन करते हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, +2 करते हैं, वो सिस्टम बिल्कुल अलग होता है और कनाडा के अंदर सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। उन दोनों चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो डिफरेंस होता है मुझे लगता है वो होता है ऑनलाइन ऑफलाइन का। बेसिकली यहाँ पे आपको पोर्टल्स मिलते हैं, कॉलेजेस के पोर्टल होते हैं जहाँ आपकी सारी अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपका कोर्स कितना ख़त्म हो गया, कितना रहता है कोर्स, मतलब कौन सी वेटेज, आपको कितने नंबर ऑलरेडी मिल चुके हैं, कितने परसेंट आपके जो कोर्स है वो क्विज पे डिपेंड करता है, कितने परसेंट आपका जो कोर्स है वो आपका एग्जाम्स पे डिपेंड करता है, कितने परसेंट आपका जो कोर्स है वो असाइनमेंट्स पे डिपेंड करता है और कितने परसेंट आपका जो कोर्स है वो प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मिला के देन आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है, जो कि होता है आपका फाइनल कोर्स का नंबर आते हैं वो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये होती है कि दो तरह के कोर्स होते हैं कनाडा के अंदर। नंबर 1 आपके होते हैं नॉर्मल कोर्सेज, नंबर 2 होता है आपके प्री रिक्वेस्ट कोर्सेज। दोस्तों, प्री रिक्वेस्ट कोर्सेज बेसिकली ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको करने के लिए आपको मतलब एक सिंक वाले कोर्स होते हैं। मतलब मान लो कि ये कोर्स है, उसका प्री रिक्वेस्ट दूसरा कोर्स है, तो उस कोर्स में पास होने के लिए आपको 60% नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि आप पढ़ते हो फूड टेक के अंदर कोई कोर्स, इसका नाम है फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एग्जिस्ट करे ज़रूरी नहीं है। फूड माइक्रोबायोलॉजी कोर्स है और दूसरा आपको सेमेस्टर में कोर्स लगता है कि फूड प्रोजेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली अगर आपने फूड प्रोजेक्ट माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ना है, उसको स्टार्ट करना है, तो आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी क्लियर होना ज़रूरी है। अभी वो क्लियर होना जस्ट क्लियर होना नहीं होता, मतलब कि एटलीस्ट उसमें आपके 60% नंबर आए होने ज़रूरी हैं, जो कि ये शो करते हैं कि आप आगे पढ़ने के लायक हो भी कि नहीं। दोस्तों, बात ये होती है कि नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं ना, उनमें पास होने के लिए आपको चाहिए होता है 50%, मतलब कि आपको बेसिकली चाहिए होता है डी ग्रेड। अगर आपका 50% है या अबव है तो आप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर एज ए स्टूडेंट आप लोग क्लियर कर जाते हो। किंतु परंतु अगर आपका मतलब जो ग्रेड है वो सी नहीं है तो इन प्री रिक्वेस्ट कोर्सेज में आप पास नहीं हो सकते, मतलब आप लोगों को वापस जाके वो कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। अब दोस्तों, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो होते हैं उनके अंदर लैब्स इंक्लूडेड होती हैं। तो आपको बता दूं कि आपका उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वर्क या लैब, इन जनरल बोल देते हैं हमारे फील्ड के अंदर, वैसे प्रैक्टिकल वर्क बोल देते हैं बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। दोस्तों, वो जो लैब्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम 50-50% वेटेज होती है या फिर 60-40% वेटेज होती है। मतलब 60% अगर आपकी थ्योरी की वेटेज है तो 40% आपकी लैब की वेटेज है। अगर आप लैब में स्टार्ट में या फिर मतलब अच्छा नंबर वगैरह आप अर्जित कर लेते हो, अब होता है दोस्तों लैब्स के अंदर मार्क्स लेने ईजी है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। ये मेरी पर्सनल बिलीव है और मुझे लगता है सच भी है। यहाँ पे कनाडा के अंदर लैब्स के अंदर काम करोगे ना, अगर आप अटेंटिवनेस मतलब दे दोगे 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, जिस टाइम आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, तो उसके अंदर आप नंबर इजीली खींच सकते हो। वहाँ पे ए+ लोगों के बड़े आराम से आते हैं, वो कोई इशू नहीं है। किंतु परंतु अगर थ्योरी की बात करो, थ्योरी में होता क्या है कि 1% के क्विज होते हैं, कभी 5% के क्विज होते हैं, फिर 25% के भी क्विज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु परंतु 1-2% के क्विज बहुत ज़्यादा होते हैं, 15-20% तो आपके उसी के ऊपर आपके डिसाइड होते हैं। उसके बाद कोई ना कोई उसके अंदर असाइनमेंट्स भी उन लोगों ने घुसेड़ी होती हैं। अब वो असाइनमेंट्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, पर होती हूँ कि 5% की, 6% की, 10% की असाइनमेंट इतनी बड़ी होगी, आपका पूरा मतलब हफ्ता लग जाए उसको सोचने के लिए सबसे पहले कि उसके अंदर करना क्या है। तो उसके साथ भी दोस्तों एक प्रो टिप आगे आ जाता है कि असाइनमेंट्स को बहुत ज़्यादा सोच के नहीं कभी करना है, कीप इट नेचुरल। वैसे भी यहाँ पे जो पढ़ाई है वो नेचुरल इन्वायरमेंट्स पे बेस्ड होती है, मतलब ज़्यादा। अगर मान लो कंप्यूटर की कोई पढ़ाई है तो कंप्यूटर के नेचुरल सर्कमस्टांसेस, आपको नेचुरल जो आपके इन जर्नल लाइफ के अंदर आपको सिचुएशंस डील करनी पड़ेंगी, उसके रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको आपने इन जनरल अपने माइंड के हिसाब से ही बताना है, उसकी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, उस पर मेहनत लगाओगे, मेहनत वर्थ इट नहीं होती। 5%, 10% के असाइनमेंट के लिए यू आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेस योर सेल्फ। किंतु परंतु अब 25% का जो आपके आते हैं ना पेपर, अभी आप बोलोगे कि 50% की तो थ्योरी थी, उसमें 25% के पेपर कैसे आ गए? वो 50% उसकी वेटेज काउंट होती है टुवर्ड्स द फाइनल स्कोर। किंतु परंतु वो डिवाइड 100 के अंदर होता है पहले। 100 के बाद मान लो कि अगर आपके 100 में से आते हैं 70 नंबर, 100 में से आते हैं 70, 100 में से 80 लगा लो, सॉरी, 100 में से अगर आते हैं आपके 80 नंबर, तो वो 50 में से कितने बन गए? 50 में बन गए 50 के 80%, विच इज़ वट एवर 30-35%। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ?
इस तरह से आपका डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली स्टार्ट तो मतलब जो करना है थ्योरी को वो तो 100% ही है ना, वो 100% में से आपके 25% के कम से कम 3 पेपर या फिर 20% के कम से कम 3 पेपर होते ही होते हैं जो आपके सीधे क्विज होते हैं। इनको बोलते हैं 3 टर्म्स होते हैं, मतलब एक सेमेस्टर के अंदर 3 टर्म्स। हर महीने में आपका एक मेजर क्विज होता है 25 या 20% का। वो क्विज में आपने पूरा जोर लगाना है और वो क्विज पास करना आपका मेन है। और वो क्विज में आपके 3-4 जो टीचर, अगर ऑफलाइन हो रहा है तो सर्विलेंस के भी होते हैं, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्विज जो है लॉकडाउन ब्राउजर पे होते हैं, जहाँ पे अगर आपने वो क्विज खोल लिया एक बार अपने कंप्यूटर के अंदर तो आपका और कुछ नहीं खोलेगा पीसी के अंदर, पीसी बाकी सब कुछ शट डाउन कर देगा। और जब तक आप उस पीसी पे हो तब तक आप और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो, एज लॉन्ग एज योर टेस्ट इज गोइंग ऑन। उसके बाद आपकी एक मेजर असाइनमेंट होती है जो कि आपकी 10% के आसपास होती है, और छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी होती है 5%। फिर आपके डिस्कशन बोर्ड वगैरह पे आपकी एक्टिविटी आपने दिखानी होती है। हर हफ्ते आपने किसी ना किसी टॉपिक पे एक डिस्कशन पोस्ट करनी होती है, डिस्कशन का रिप्लाई देना होता है, उसके 1% होते हैं दोस्तों। वो चीज़ मिस नहीं करनी, वो फ्री नंबर होते हैं। वो जो डिस्कशन बोर्ड पे आपको करने को आएगा ना, वो आपने कोशिश करना है कि आपने हर हफ्ते अटैम्प्ट करना है, उसको बिल्कुल लीव नहीं करना, 1% छोड़ के नहीं छोड़ना। क्योंकि 1% समझ के आप छोड़ तो दोगे, किंतु परंतु वही 10% बाद में आपके एक प्री रिक्वेस्ट कोर्स में आपको पास और फेल कराने के डिफरेंस को बढ़ा देगा। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। मैं एक बार पूरे वर्ष पे था एक कोर्स के अंदर, शायद बायोटेक के अंदर था, कुछ ऐसा था वो कोर्स मेरा, स्टार्ट में था, पता नहीं प्रोजेक्ट था। तो उसमें मैं स्टार्ट में पूरा वर्ष पे था। अगर मैंने वो जो चीज़ें 10% जो थे वो मैंने ना किए होते तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे 60 की बजाय 59 पे रह जाता, और वो ब्लेंडर हो जाता और मेरे को कोर्स दोबारा करना पड़ता। और आपको पता होगा $1000-2000 फीस लगती है अगर आपका एक कोई सब्जेक्ट फेल हो जाता है किसी कोर्स के अंदर, वो आपको अगले सेमेस्टर के अंदर लेना पड़ता है, बर्डन भी पड़ता है और फीस भी ज़्यादा लगती है। दोस्तों एक और बहुत मेजर चीज़ होती है प्री रिक्वेस्ट कोर्सेज के अंदर। कभी कभी प्री रिक्वेस्ट कोर्सेज के अंदर ऐसा भी होता है कि आपको इंडिविजुअली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंदर 60% नंबर लेने होते हैं। उसके बाद आपको टोटल में भी 60% नंबर लेने होते हैं। इस चीज़ को हमेशा वेरीफाई जरूर कर लेना। आप लोग बोलोगे इस चीज़ का कैसे पता लगेगा? कोर्स आउटलाइन के अंदर हमेशा लिखा होता है कि इस कोर्स को पास करने के लिए आपको कितने बजे। कोर्स आउटलाइन आपको ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे आपके ग्रेड्स आते हैं, जहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आती हैं, जैसे कि ई-सेंटेनियल ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, वहाँ के अंदर जाके आप कोर्स के अंदर जाओगे, कोर्स आउटलाइन का एक मोटा मोटा बना होता है। अगर कोर्स आउटलाइन नहीं दी हुई तो आप प्रोफेसर को ईमेल करके कोर्स आउटलाइन ले सकते हो। कोर्स आउटलाइन ज़रूरी है, सो अगर आपको पता लगे कि बेसिकली इसके अंदर ग्रेड्स कैसे डिवाइड हुआ और बाद में मेरे को अपने आप को कवर कैसे करना है। यू नीड टू कवर योर सेल्फ, राइट। आप लोग कोर्स पास करने के लिए आप यहाँ पे इतनी मेहनत करके फेल होने के लिए आए नहीं हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। और इसी में आती है मेरी नेक्स्ट बात कि आपने अपना फर्स्ट लेक्चर ज़रूर लगाना है। फर्स्ट लेक्चर कभी मिस नहीं करना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। फर्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा कोर्स एक्सप्लेन कर देते हैं प्रोफेसर कि क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो। एग्जैक्टली वो बता देते हैं आपको कि क्या क्या बहुत ज़रूरी है। उनको पता होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इनका पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज दे विल गेट डिप्रेस एंड ऑल दैट स्टफ। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको एक सक्सेस एडवाइज़र या फिर आपको एक इन जर्नल गाइड ज़रूर मिलता है कॉलेज की तरफ से। अगर आपको कभी लगे कि आप डिप्रेस हो, होम सिक को, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, कोई कोर्स नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, बजाय कि आप खुद कोई कोर्स छोड़ो, बाद में अपने स्टडी आवर्स इतने कम कर लो कि वो फुल टाइम काउंट ना हो और फिर आपको बाद में वर्क परमिट के लिए इशू आए, आपको करना यही चाहिए कि अगर आपको लगता है कोई कोर्स नहीं हो रहा, जाके अपने सक्सेस एडवाइज़र से बात करो। दैट पर्सन विल टेल यू, दैट पर्सन विल लिटरली गाइड यू कि आपको बेसिकली क्या करना चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इनफैक्ट अगर आपका कभी वर्क एंड स्टडी लाइफ का बैलेंस भी नहीं बन रहा तो भी यू कैन गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। दैट पर्सन इज़ देयर फॉर यू। उनको पैसे सरकार दे रही है, सॉरी सरकार नहीं, उनको पैसे कॉलेज दे रहा है, सो दैट वो आप लोगों की हेल्प कर सकें। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट करके पूछना मत भूलना। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।